Good afternoon, everyone. Myself Prashant Yadav, PGT Physical Education from Gyandeep Senior Secondary Public School, शिकोहाबाद। स्टूडेंट, आज हम जो टॉपिक लेने वाले हैं वो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। आप सभी जानते हैं एनाटॉमी वाली यूनिट में सबसे पहले हमने स्केलेटन सिस्टम को समझा, उसके बाद मस्कुलर सिस्टम के बाद मैंने आपको कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बताया था। देन हमने ब्लड के बारे में जाना था, और आज की क्लास में हम जो जानने वाले हैं वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। रेस्पिरेटरी सिस्टम इज अ प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम एंड इमिटेट कार्बन डाइऑक्साइड। रेस्पिरेशन के प्रोसेस में क्या होता है, जब हम एयर को इनहेल करते हैं तो एयर के साथ साथ हमारे पास जो हमारा यूजफुल कंटेंट है या एयर का पार्ट है, ऑक्सीजन, वो हमें मिलता है, और हमारी बॉडी एक्सहेल करती है वेस्ट प्रोडक्ट की फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना। तो द टर्म रेस्पिरेशन इज ऑल्सो यूज टू रेफर टू द लिबरेटाइजेशन ऑफ एनर्जी within the cells from the fuel molecules such as carbohydrate and fat। ठीक है। रेस्पिरेशन की प्रोसेस से क्या होता है स्टूडेंट, हमें हमारे जो फ्यूल गिविंग न्यूट्रिएंट लाइक कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, ये एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट होने लगते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर द प्रोडक्ट ऑफ दिस प्रोसेस विच sometime called cellular respiration to distinguish it from the physical process of breathing। और इस प्रोसेस को हम सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो बाई प्रोडक्ट है, जो हमारा ये प्रोसेस था जिसमें हमारे कार्बोहाइड्रेट और फैट एनर्जी रिलीज कर रहे थे, तो वेस्ट प्रोडक्ट की फॉर्म में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहे थे। तो इस तरीके से हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में वर्क करता है। अगर बात की जाए टाइप ऑफ रेस्पिरेशन की, तो देयर आर टू टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अगर देखो, व्हेन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड सेल्स, देन इट इज़ नोन एज इंटरनल रेस्पिरेशन, और एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड लंग्स इज नोन एज exchange of gases between blood and cells is called internal respiration, and exchange of gases between blood and lungs is called external respiration। तो ये दो टाइप का रेस्पिरेशन है। इंटरनल रेस्पिरेशन, देखिए जब हमारा लंग्स जो है वो आउटर सराउंडिंग से एयर लेगा तो वो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है, और हमारे सेल्स से जब हमारे सेल्स जो ब्लड से लेंगे वो इंटरनल रेस्पिरेशन। इस तरीके से एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम कर रहा है हमारे लिए। ब्लड रेगुलेट कर रहा है पीएच वैल्यू को। ठीक है। वेरियस अगर बात की जाए ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो देखिए मेन ऑर्गन तो हमारा रहता है लंग्स। द मेन ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम्स आर नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंची एंड लंग्स। दीज ऑर्गन ड्रॉन इन एयर एक्सचेंज गैस विद ब्लड एंड एक्सपेल द मॉडिफाइड एयर। The conductive division of the respiratory system consists of those passages that serve airflow mainly from the nostril through the bronchioles। आप डायग्राम में देख रहे होंगे कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस दिखाई दे रहा है आपको, किस तरीके से एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है। एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेस्पिरेशन begin with first the alveoli air। We can see the oxygen move into second the pulmonary blood, which remain saturated as it flow through the systematic arteries। blood passes through tissue। The respiratory division consists of alveoles and other distal gas exchange regions। The airway from the nose through the larynx is often called upper respiratory tract। हमारा जो मेन ऑर्गन रहता है या लंग्स का मेन जो पार्ट रहता है वो alveoles रहता है, जो हमारी रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, है ना। मैंने बताया था कि वेरियस ऑर्गन्स रहते हैं, उनमें सबसे पहला हमारा नोज। द नोज हैज सेवरल फंक्शन, इट वार्म, क्लीननेस एंड ह्यूमिडिफाइड इनहेल्ड एयर। हमारी नोज क्या करती है, जो एयर होती है उसको क्लीन करती है, ह्यूमिडिटेड करती है
और उसमें जो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं उनको डिटेक्ट करके वहीं रोक देती है, ठीक है। एक्सटर्नल जो फ्रेमवर्क है सपोर्टेड बाय अ बोन एंड कार्टिलेजियस, द इंटीरियर हाफ इज सपोर्टेड बाय कार्टिलेज एंड इनसाइड डिस्टल चैम्बर हैज गार्डेड हेयर दैट ब्लॉक द इनहेलेशन ऑफ लार्ज पार्टिकल। जो नोस्टल एयर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो लार्ज पार्टिकल एयर के साथ फ्लोट हो रहे होते हैं उनको रोकने का काम करते हैं। नोज के बाद जो रीजन आता है वो आता है फेरिंग्स। फेरिंग्स और थ्रॉट इज अ मस्कुलर फ्यूनुलर एक्सटेंडिंग 13 सेंटीमीटर 5 इंचेस फ्रॉम द एक्सटर्नल इंटरनल नोस्टल टू द लैरिंग्स। एयर कंटिन्यूज थ्रू द फेरिंग्स। ये फायरिंग्स क्या है, एक टनल टाइप की आप मान सकते हो जो नोजल कैविटी और लैरिंग्स के बीच में होती है, ठीक है। ये एक मस्कुलर ट्यूब होती है जिससे हमारी एयर क्या करती है, फ्लो। लैरिंग्स, द लैरिंग्स और वॉइस बॉक्स इज अ कार्टिलेजियस चैम्बर। इट बेसिक फॉर्म इज टू कीप फूड एंड ड्रिंक आउट ऑफ द एयरवे, बट इट हैज़ इन्वॉल्व द एडिशनल लोड ऑफ प्रोड्यूसिंग साउंड। जो हमारा लैरिंग्स है उसका जो मेन काम है वो क्या है, फूड को और वाटर को एयर पैसेज से दूर रखना, लेकिन इसके साथ साथ ये काम और करता है, ये प्रोडक्शन ऑफ प्रोड्यूसिंग साउंड में हमारी हेल्प करता है। द ग्लोटियस इज गार्डेड बाई अ फ्लैट फ्लैप ऑफ टिश्यूज कॉल्ड द एपीग्लोटिस। ड्यूरिंग द swelling, the extrinsic muscle of the larynx pull it towards upward toward the gluteus, and the epiglottis distract food and drink into esophagus. These are the thyroid and cricoid cartilages। हमारा जो लैरिंग्स क्या है वो हमारे फूड और फूड पाइप और विंड पाइप के बीच में एक डिवीज़न को प्रोड्यूस करता है। जो एयर है उसको फ्रीली फ्लोर करने देता है और जो फूड है उसको ये रोक लेता है और ईसोफेगस में ट्रांसफ़र करा देता है, ठीक है। जो नेक्स्ट ऑर्गन है वो ट्रैकिया। द ट्रैकिया और विंड पाइप इज अ रिजिड ट्यूब 12 सेंटीमीटर इन लेंथ विद सी शेप्ड कार्टिलेजेस ring to prevent it from collapsing during inhalation. The larynx and the trachea is lined, which provide a removal of trapped into mucus। हमारी जो म्यूकस है उसको ट्रैप्ड होने से ये बचा के रखता है, ठीक है। फिर हमारा जो सबसे मेन ऑर्गन है, आपको जैसे डायग्राम में दिख रहा हो, नजल कैविटी के बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया, एपिग्लोटिस, ब्रोंचीज, लंग्स और रिब्स। तो हमारा लंग्स जो है, जो मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सारे प्रोसेस में। ह्यूमन बीइंग लाइक अदर लैंड एनिमल ब्रीथ थ्रू देयर नॉस्टल एंड विद द हेल्प ऑफ लंग्स। अ पेयर ऑफ लंग्स इज लोकेटेड इन एयर टाइट थोरिक कैविटी which is bounded by a convex muscle and elastic sheet called diaphragm. Respiration by lungs is called pulmonary respiration. जो lungs का respiration है उसको हम क्या कहते हैं, pulmonary respiration. Functionally the lungs are elastic bags resembling rubber balloon. They lack any muscle which may allow them to expand or contract by themselves. The lungs respond passively to the pressure change within the thorax cavity due to contraction or relaxation of muscles of ribs and movement of diaphragm. During inspiration and expiration, each lung in a conical organ with a broad convex base resting on the diaphragm. The lungs receive the bronchioles and blood vessels, lymphatic vessels and nerves through it helium. लंग्स क्या है, वो एक पेयर ऑफ ऑर्गन है जो हमें रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। ये क्या करता है, ये कॉन्ट्रैक्शन इनहेलेशन के साथ और एक्सपांशन इसका एक्सेलरेशन के साथ होता है, जिससे एयर का फ्लो मेंटेन बना रहता है, ठीक है।
इसमें एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड एलोबलीज. टू कंपनसेट द हाई मेटाबॉलिक रेट द ऑक्सीजन नीड्स ईच ह्यूमन लंग्स हैज अ सरफेस एरिया फॉर द गैस एक्सचेंज. हर लंग्स को एक सरफेस एरिया चाहिए जहाँ पे डिफ्यूज़न की प्रोसेस हो सके, यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो सके. तो एन एलोबली कंसिस्ट मोस्टली ऑफ एलोवलर सेल्स which are thin to allow rapid gas diffusion through them. Also prevent within the lumens of the alveoles. हमारे एल्वलीज क्या करते हैं, ये एक फ्लैट सेल्स होते हैं जो डिफ्यूज़न में हेल्प करते हैं. ठीक है, डिफ्यूज़न की प्रोसेस को ये हेल्पफुल बनाते हैं. ये एक सरफेस प्रोवाइड करा देते हैं जहाँ डिफ्यूज़न की प्रोसेस आ सके. जैसे आपने पढ़ रखा हो, डिफ्यूज़न में क्या होता है, जो गैस है वो हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ भागती है. ठीक है, ये डिफ्यूज़न के प्रोसेस में होता है. जैसे कि आप एग्जाम्पल में आपको प्रीवियस क्लासेस में कई सारे टीचर्स ने बताया होगा कि अगर हम एक रूम में कोई अगरबत्ती या कोई भी स्मेलिंग इस तरीके की स्टिक बर्न करते हैं तो उसकी स्मेल क्या करेगी, लो कंसंट्रेशन की तरफ भागेगी, यानी एयर के फ्लो के साथ चलेगी. ठीक है, जिधर एयर का फ्लो लो होगा, हाई से लो की तरफ चलेगी. देखिए मैकेनिज्म और रेस्पिरेशन, अगर बात करें मैकेनिज्म और रेस्पिरेशन, मैकेनिज्म रेस्पिरेशन का किस तरीके से काम करता है. द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इज इंस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग आउट इज कॉल्ड एक्सपिरेशन. सेवरल ऑफ गैसेस लॉस ऑफ फिजिक्स आर हाईली रिलेटेड टू अंडरस्टैंडिंग रेस्पिरेटरी फंक्शन. सबसे पहला हम देखेंगे प्रेशर ऑफ फ्लो. The pressure that drive respiration is atmospheric or biometric pressure. Air move into lungs because the volume of lungs is increased, thus dropping intrapulmonary pressure during expiration. The intrapulmonary pressure is above atmospheric pressure, so air leaves the lungs. Inspiration, exchange the volume within the lungs is accomplished by stimulation of the diaphragm by the nerve which cause a downward contraction and stimulation of external intercostal muscles to raise the ribs. देखिए इंस्पिरेशन के प्रोसेस में क्या होता है, हमारे जो लंग्स का साइज है वो इंक्रीज होता है. जब लंग्स का साइज इंक्रीज होता है तो वो क्या करता है, डायफ्राम से जाके टकराता है और डायफ्राम उसको क्या कर देते हैं, डिफ्यूज़ कर देते हैं. एग्जाम्पल की आप एक बलून में फिल करें एयर, और जैसे ही वो बलून किसी सरफेस के कांटेक्ट में आएगा, है ना, अगर हम उसमें और एयर इंसर्ट करते हैं तो वो फट भी सकता है, और अगर हम उसको खाली छोड़ देंगे तो वो एयर क्या करेगी, अपने आप को डिफ्यूज़ कर लेगी. सारी की सारी जो एयर है वो बलून से बाहर आ जाएगी, लेकिन कुछ एयर बच जाती है. दूसरा हमारा एक्सपिरेशन. इनहेलेशन रिक्वायर्ड मस्कुलर एफर्ट thus burning calories and ATP. Acceleration on the other end is a passive process. Expiration is due to relaxation of diaphragm and external intercostal muscles that because of elastic recoil turn to their original position. When this occurs, air pressure is greater inside the lungs and then outside the body. The air leaves the lung to a fourth deeper expiration. The internal intercostal muscles contract and depress the ribs. जब हम एयर को रिलीज करते हैं तो इनसाइड प्रेशर ज़्यादा होता है, आउटसाइड प्रेशर कम होता है. तो मैंने बताया तो एयर ऑटोमेटिकली फ्लो करती है लो प्रेशर की तरफ. ठीक है, जैसे हम अगर देखें, मैंने अभी आपको बताया जैसे हमने बलून को फिल किया, अगर हम उसके जो मेन होल है अगर उसको रिलीज़ कर देंगे तो उस रिलीज़ करने के साथ साथ वो जो एयर है वो बलून सारी एयर को क्या कर देगा, एक्सपेल कर देगा, यानी कि बाहर की तरफ रिलीज़ कर देगा. ठीक है. रेजिस्टेंस ऑफ एयर फ्लो. वन फैक्टर दैट अफेक्ट रेजिस्टेंस ऑफ एयर फ्लो इज पल्मोनरी compliance, the age which the lungs expand. The
lungs normally expand easily but compliance may be reduced by air passes obstruction डिजनरेशन लंग डिजीज। अगर कभी कभी ऐसा हो सकता है नॉर्मल ब्रीथिंग प्रोसेस में नॉर्मली तो हम एयर रिलीज करते रहते हैं, लेकिन आपने देखा अस्थमा के पेशेंट क्या होता है या कोई भी लंग्स रिलेटेड डिजीज़ में क्या होता है, उनको एयर रिलीज करने में, एयर कंज्यूम करने में भी प्रॉब्लम आने लगती है। दैट इज़ कॉल्ड रेजिस्टेंस टू एयर फ्लो। एयर फ्लो क्या होता था, डिस्टर्ब रहता है, ठीक है। एयर फ्लो में डिस्टर्बेंस आएगा तो आप लोगों ने देखा वो अपने साथ हमेशा एक अस्थमा पंप लेके कैरी करके चलते हैं, जो हार्मोन, साइंटिफिक हार्मोन कंटेन करता है, जिसका नाम है पेप्टाइड हार्मोन, ठीक है। अब अगर हम बात करें एक्सचेंज ऑफ गैस की, या गैस एक्सचेंज एंड ट्रांसपोर्ट किस तरीके से होता है, तो देखिए कंपोजिशन ऑफ एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैस ईच ऑफ विच कंट्रीब्यूट अ शेयर ऑफ टोटल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कॉल्ड इट partial pressure. Partial pressure are important because they determine the rate of diffusion of a gas and therefore strongly affect the rate of exchange between blood and alveoli air. देखिए गैस एक्सचेंज और गैस ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, आप सभी जानते हैं कि बहुत सारी जो गैसेज हैं वो मिलके क्या बनाती है, एयर बनाती है। एग्जांपल के लिए मैक्सिमम जो पार्ट है वो कंटेन करता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद हमारा अदर गैसेज हैं कार्बन, हाइड्रोजन, हीलियम, ठीक है। ये गैसेज मिक्स रहते हैं, तो इनका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसको पार्शियल प्रेशर कहते हैं। पार्शियल प्रेशर जो है वो किसी भी गैस के डिफ्यूज़न की रेट को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। हम उसी से पता कर सकते हैं कि ये किस रेट के साथ डिफ्यूज़ करेगा, ठीक है। अब आप एक टेबल देख रहे होंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ रेस्पिरेटरी गैस एट सी लेवल। सी लेवल पे हमको दे रखा है, अगर 100% टोटल एयर है, ड्राई एयर है, तो उसमें हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन यानी कि वाटर की परसेंटेज होएगी नहीं, ठीक है। ऑक्सीजन उसमें 20.93% होगा, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें 0.03% और नाइट्रोजन 79.04%, ठीक है। अब अगर प्रेशर की बात करो तो भैया 100 जो टोटल प्रेशर है वो 160 है, ठीक है। तो एयर तो अगर हम बात करें वाटर की तो इसका जो एलोवेबल प्रेशर है 47 है, ठीक है। तो ये मूव ही नहीं करेगा ज़्यादा, ठीक है। और जो डिफ्यूज़न की रेट सबसे ज़्यादा देखी जाएगी वो हमारी किस में देखी जाएगी, या सबसे फास्ट रेट के साथ जो डिफ्यूज़ करता है वो कौन करता है, ऑक्सीजन करता है, ठीक है। ऑक्सीजन तभी हमारी जो बॉडी है वो ऑक्सीजन को क्या करती है, यूज़ करती है, ठीक है। हियर इट इज क्लियर दैट अ बाम सेंसरी सेल्स डिटेक्ट as air continues through the pharynx or throat, it crosses the path of food. This is why we can breathe through the mouth. यही रीज़न है कि हम माउथ से भी ब्रीथ करते हैं। The air passes and the epiglottis enter the pharynx or voice box and goes down the trachea or windpipe. A bronchus run to each lung, divide the tree-like manner of, give small bronchioles and finally deposit. देखिए आप स्ट्रक्चर देखेंगे, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो ये एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर है। अगर हम ट्री को उल्टा देखें, यानी अब लीफ की साइड से चलें, तो आपको जो लीफ जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा वो हमारे एलोवेबल्स हैं। तो एलोवेबल्स का स्ट्रक्चर आपको लीफ की तरह दिखेगा, और ब्रोंचस, ब्रोंचियोल और ट्रेकिया आपको कुछ स्टनम और मतलब जो पेड़ की शाखाएं होती हैं और उसका जो तना होता है उसके तरीके से दिखेंगे। तो इस तरीके से आप इस शेप को रेस्पिरेटरी सिस्टम की समझ सकते हो, ठीक है। एलोवेबल्स आर लाइंड अ लेयर ऑफ मॉइस्चर, फ्लैट एपिथेलियल सेल्स एंड सराउंडेड बाय अ नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। आपको एक डायग्राम देख रखा है, डायग्राम में देखेंगे किस तरीके से डिफ्यूजन ऑफ गैसेज हो रहा है। एलोवेबल्स के पास एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं, ठीक है,
जो पल्मोनरी वेन्स और को कनेक्ट कर रहे हैं, और कैपिलरीज तो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू एयर आ रही है, ठीक है, और डिफ्यूज़न हो रहा है, ऑक्सीजन डिफ्यूज़ हो रही है इनसाइड और कार्बन डाई जो है वो आउटसाइड डिफ्यूज़ हो रही है इस प्रोसेस में। तो कांटेक्ट में आते हैं एलोवेलिस और ब्लड वेसल्स, तो अब हमारे जो डिफ्यूज़न का प्रोसेस है वो होने लगता है। उससे क्या होता है डिफ्यूज़न के प्रोसेस स्टूडेंट, डिफ्यूज़न के प्रोसेस में हमारी ऑक्सीजन बॉडी में या सेल ब्लड के पास पहुंच जाती है और ब्लड जो हमारा वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है। वहीं कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है और हमारी बॉडी उसको क्या करती है, एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर देती है, ठीक है। और आप सभी जानते हैं जो मैक्सिमम प्लांट है वो कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करते हैं डे टाइम में और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। तो ये साइकिल या साइक्लिक प्रोसेस कंटिन्यू बना रहता है एक ब्रीथिंग का, ठीक है। नॉन रेस्पिरेटरी एयर मूवमेंट, कुछ नॉन रेस्पिरेटरी एयर मूवमेंट की बात करें तो वो जैसे ईंग, स्नीजिंग, कफिंग, लाफिंग एंड क्राइंग, ऐसी कंडीशन है जो नॉन रेस्पिरेटरी एयर मूवमेंट, इनमें एयर का मूवमेंट नहीं होता है, ठीक है स्टूडेंट। और एक इक्विपमेंट है स्पेरियोमीटर, इज यूज टू मेजर एक्सपायर्ड ब्रीथ, हम कितना ब्रीथ बाहर की तरफ रिलीज कर रहे हैं तो उसको मेजर करने का जो इक्विपमेंट है वो स्पेरियोमीटर है। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में बेटा हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरीके से हमारा डाइजेशन का प्रोसेस वर्क करेगा। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।